आज का जो टॉपिक है क्लास 10th के जो है बायोलॉजी के जो बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए। तो पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आप अगर वीडियो देखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन देखते ही ये याद हो जाएंगे, तो बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। दिया है, देखिए पहला है जैव विक्रम से है ये, और इसके इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, केवल जल में घुलनशील होता है विटामिन ए, डी, के या फिर सी। तो देखिए अगर जल की बात करें तो जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं, जल में दो विटामिन जो है जल में घुलनशील होते हैं, एक विटामिन बी और दूसरा विटामिन सी। तो इस हिसाब से अगर ऑप्शन की बात करें तो डी नंबर का ऑप्शन जो है सही है। विटामिन जो है सी जल में घुलनशील होता है। सी के साथ बी भी होता है, लेकिन यहाँ बी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ सी दिया है। तो केवल जल में घुलनशील जो विटामिन है वो केवल सी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला दिया हुआ है, श्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या उपयुक्त सभी। तो देखिए श्वापोषी जो पोषण के लिए आवश्यक होता है, तो ये सारी चीज़ों की जो है आवश्यकता होती है। जब पोषण की आवश्यकता होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत होती है, जल की भी होती है, क्लोरोफिल की और सूर्य के प्रकाश की। तो इस हिसाब से ऑप्शन इसका जो है सही हो जाता है डी नंबर का, यानी उपयुक्त सभी जो है श्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं। तो उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब अगला सवाल, अगला विकल्प दिया है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। तो पादपों में अगर हम बात करें भोजन के निर्माण की, तो पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण जो है पत्तियों में करते हैं। कहाँ करते हैं? पत्तियों में करते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी पत्तियों में जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सी समीकरण को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण माना जाता है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है। तो यहाँ देखें, हम चारों समीकरणों को देखते हैं। पहला दिया है 6CO2 + 12H2O, और इस क्रिया के बाद जो निकलता है C6H12O6 6CO2 6H2O। इसके बाद दूसरा दिया है 6CO2 + 12H2O, और समीकरण में देखिए प्रकाश की उपस्थिति भी है, और C6H12O6 निकलेगा प्लस O2 + 6H2O। इसके बाद तीसरा जो दिया है 6CO2 + 12H2O, सूर्य का प्रकाश भी और पर्णहरिम भी है, तो C6H12O6 6H2O और 6O2। इसी के बाद तीसरा भी ऐसा ही दिया है, इसमें भी सूर्य के प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति है। अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण क्रिया की, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जो है हमें ज़रूरत क्या क्या होती है? एक तो हमें CO2 की ज़रूरत होती है, दूसरा जो है H2O की ज़रूरत होती है, और सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है। तो सूर्य प्रकाश के साथ साथ पर्णहरिम की भी ज़रूरत होती है। अब ये जब चीज़ें जब होती हैं तो इनमें जो है O2 मुक्त होती है और H2O भी निकलता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो सही आंसर हो जाता है, तो हमें जो है सी नंबर का इसका आंसर बिल्कुल सही है, यानी 6CO2 कार्बन के 6 अणु, 12H2O ये हो गया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तथा पर्णहरिम भी होना चाहिए। तो C6H12O6 + 6H2O + 6O2 निकलते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाता है। अगला है, अगला दिया हुआ है क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से प्राप्त होती है। तो अगर हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया की बात करें तो ये क्रिया जो है किससे प्राप्त होती है? जल से प्राप्त होती है। कहाँ से? जो प्रकाश संश्लेषण जो ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, यानी O2 गैस प्राप्त होती है। अभी आप देख सकते हैं ऊपर की समीकरण में, ये जो O2 से जो प्राप्त होती है, ये O2 किससे प्राप्त होती है? जल से प्राप्त होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन गैस जो है जल से प्राप्त होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है। तो हरित लवक के स्ट्रोमा में जो है प्रकाश की अनुपस्थिति में अप्रकाशीय क्रिया होती है, वो भी केवल केल्विन चक्र में। ये क्रिया जो है केल्विन चक्र में होती है। तो कौन सी क्रिया होती है? अप्रकाशिक क्रिया होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, अप्रकाशिक क्रिया
होती है। हरित लवक के स्ट्रोमा में अप्रकाशिक क्रिया होती है। अगला है द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो द्वार कोशिकाओं की बात करें तो रंध्रों में दो सेम के बीच के आकार की जो क्या होती हैं, बीच के आकार की दो आकार की द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो किस में पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं रंध्रों में। तो इस हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, यानी द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं रंध्रों में पाई जाती हैं, जड़ों में नहीं होती है, ना वात रंध्रों में होती हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही है, रंध्रों में जो है द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला है पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। तो पादपों में अगर हम बात करें वायु प्रदूषण कम करने वाली क्या क्रिया होती है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन या प्रोटीन। तो अगर हम बात करें तो पादपों में जो वायु प्रदूषण कम करने वाली क्रिया है वो होती है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल का शुद्धिकरण किया जाता है, जिसमें O2 यानी कि ऑक्सीजन जो है मुक्त होती है। क्या निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा पादपों जो वायु प्रदूषण को जो है क्या करते हैं? कम कर देते हैं। अगला है प्रत्येक जबड़े में अग्र चवर्णकों की संख्या होती है। तो प्रत्येक जबड़े में अग्र चवर्णकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सही हो जाएगा इसका 2 जोड़ी, यानी अग्र चवर्णकों की संख्या कितनी होती है? 2 जोड़ी होती है। प्रत्येक जबड़े में 2 जोड़ी जो है अग्र चवर्णक होते हैं। अगला है मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में जो है दूध के दांतों की संख्या की बात करें तो वैसे जो है मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। तो मनुष्य में जो है 20 दांत पाए जाते हैं। इनमें मुख्यतः अग्र चवर्णक दांत नहीं पाए जाते हैं। शिशुओं में दूध के दांत 20 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, यानी दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। अगला है निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है टाइलिन, लाइसोजाइम, पेप्सिन या दोनों। तो अगर हम बात करें मनुष्य की लार की तो मनुष्य की लार में टाइलिन तथा लाइसोजाइम दोनों एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें टाइलिन मंड पर क्रिया करके उसे शर्करा में बदल देता है तथा लाइसोजाइम जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तो इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी मनुष्य की लार में जो है टाइलिन और लाइसोजाइम यानी दोनों पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोनों इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है ग्रास नली द्वारा लटकी हुई पत्ती के समान उपस्थित रचना क्या कहलाती है? ग्रास नली द्वार पर। तो ग्रास नली द्वार पर जो है पट्टी यानी लटकी हुई पत्ती के समान जो रचना होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम घंटी टापड़। क्या बोलते हैं? घंटी टापड़ जो है बोला जाता है, जो है ये भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। तो ग्रास नली द्वार पर इसको जो है घंटी टापड़ बोला जाता है। अगला है आहार नाल की सी के आकार की संरचना। तो आहार नाल की अगर हम सी के आकार की संरचना की बात करें तो जो है इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रहणी बोला जाता है। अमाशय नहीं, कृष्णी नहीं और क्रमिक रूप स्केल का भी नहीं बोला जाता है। तो आहार नाल की जो सी के आकार की संरचना होती है उसे हम ग्रहणी बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी यानी सॉरी बी बिल्कुल सही है। और इसकी बात करें ये सी के आकार की होती है ग्रहणी, और इसकी लंबाई की बात करें तो ये 25 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्रमी रूप परिशेषका का भाग है। तो क्रमी रूप परिशेषका की बात करें तो यह जो होता है किसका? छोटी आंत का या अग्न्याशय का या बड़ी आंत का या ग्रसनी का। तो क्रमी रूप परिशेषका की बात करें तो यह बड़ी आंत का भाग होता है। जो बड़ी आंत में यह सीकम से लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर जो है लंबी क्रमी रूप परिशेषका जुड़ी होती है, जो सेलुलोज के पाचन में मदद करती है। सेलुलोज के पाचन में ये मदद करती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बड़ी आंत में बड़ी आंत का भाग जो है क्रमिक रूप परिशेषका होती है। अगला है यकृत स्त्रावित करता है। तो यकृत की बात करें तो यकृत से पित्त रस का स्त्रावण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। यकृत से जो है लार का स्त्रावण नहीं होता है, ना ही जठर रस का होता है, ना ही अग्न्याशय का। यकृत से जो है पित्त रस का स्त्रावण होता है। तो इससे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला दिया है पित्त रस का स्त्राव होता है। तो पित्त रस का स्त्राव अभी ऊपर वाले में भी देखा कि पित्त रस का स्त्राव यकृत से होता है,
तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी बिल्कुल सही है। पित्तरस का स्त्राव यकृत में होता है, लेकिन पित्तरस जो है पित्ताशय में जमा होता है, यानी पित्ताशय में भरा होता है, और इसका स्त्राव जो होता है वह यकृत में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला है, अग्न्याशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? तो अग्न्याशयी रस की बात करें तो अग्न्याशयी रस जो होता है वह प्रोटीन के भी पाचन में सहायक होता है, प्रोटीन और वसा के भी पाचन में सहायक होता है, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की भी पाचन में सहायक होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी इन सभी के पाचन में जो है अग्न्याशयी रस जो है सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही है। अग्न्याशयी रस किसके पाचन में? तो प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के और वसा, इन तीनों के पाचन में सहायक होता है। अगला है, पित्त का निर्माण होता है। तो पित्त का निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है। कहाँ होता है? पित्त का निर्माण यकृत में होता है, जो कि बाद में पित्ताशय में संचित हो जाता है। तो पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है कि पित्त का निर्माण जो है यकृत में होता है। अगला है, दिया है ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में जो है ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में यकृत अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में जो है कौन बनता है? ग्लाइकोजन बनता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी जो है बिल्कुल सही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अब आगे जो दिया हुआ है ये जो है जैव प्रक्रम का ही भाग है। तो ये जो है जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही आते हैं। इसका अगला टॉपिक है श्वसन। अभी आपने देखा पोषण, तो अभी जो पोषण से रिलेटेड विकल्प थे वो हमने पढ़ाए। अब जो है श्वसन से इम्पोर्टेंट जो भी हो सकते हैं उनको देखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें अगर आप नए हैं चैनल में। तो देखते हैं आगे कौन से विकल्प इसके हैं। तो दिया है ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया की बात करें हम, तो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया जो है किसमें संपन्न होती है? यह जो है कोशिका द्रव में संपन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है, यानी ग्लाइकोलाइसिस क्रिया की बात करें तो यह कोशिका द्रव में संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया जो है कहाँ संपन्न होती है? ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। अगला है, प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है। प्रचलित रूप से अगर ऊर्जा ग्रह की बात करें हम, तो ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को, राइबोसोम्स को, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम को। तो अगर प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह की बात करें तो हम जो है माइटोकॉन्ड्रिया को जो है प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। अगला है, एटीपी तथा NADP.2H का निर्माण होता है। तो इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी और जो है NADP/2H का निर्माण होता है। तो ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। अगर आप पूरे ऑप्शन देखते हैं तो इसके विकल्प आपको देखते ही याद हो जाएंगे, और कम से कम जो है आपको बहुत फ़ायदा होगा अगले पेपर में। तो आगे देखते हैं। अगला है, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस जो है तो इसके बाद जो है इसमें जो है कितने 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। यह जो है कोशिका द्रव में यह क्रिया कहाँ होती है? तो ये क्रिया की बात करें तो ये क्रिया जो है कोशिका द्रव में ये क्रिया संपन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट है, यानी 2 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है या लाभ होता है कह सकते हैं हम। अगला है, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु होते हैं? देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें एक अणु जो है ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज की अगर हम बात करें एक अणु ग्लूकोज की, तो जो है कितने एटीपी अणु बनते हैं? 38, यानी 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। यानी एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से जो है एटीपी अणुओं की बात करें तो हमें 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। कितने? 38 एटीपी अणु जो है प्राप्त होते हैं। अगला है, कोशिकीय प्रकरणों में ऊर्जा मुद्रा है। तो कोशिकीय प्रकरणों की बात करें तो ऊर्जा के रूप में जिसे जाना जाता है वो एटीपी को जाना जाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी एटीपी जो है ऊर्जा मुद्रा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है। तो हो सके तो इसे शेयर कर दीजिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और जरूर करें।
हमारा चैप्टर है उत्सर्जन। उत्सर्जन से जो भी विकल्प इंपॉर्टेंट्स हैं वो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है। तो मनुष्य के मानव के जो मुख्य उत्सर्जी अंग की बात करें तो वो होता है आपके वृक्क होता है, और फेफड़े, यकृत एवं त्वचा अतिरिक्त उत्सर्जी अंगों के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो मुख्य उत्सर्जी अंग की बात करें तो हम जो है मुख्य उत्सर्जी अंग की अगर बात कर लें तो मुख्य उत्सर्जी अंग जो होता है वो हमारा वृक्क होता है। मेन उत्सर्जी अंग जो कौन होता है, वृक्क होता है। तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी राइट आंसर इसका ए हो जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो फेफड़े हैं, यकृत हैं और त्वचा भी उत्सर्जी अंगों के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे उत्सर्जी अंग हैं, यकृत भी उत्सर्जी है, त्वचा भी है और फेफड़े भी उत्सर्जी अंग है। लेकिन अगर मुख्य उत्सर्जी अंग की बात कर देता है तब हम बात कर देते हैं वृक्क यानी कि किडनी की। किसकी बात कर देते हैं, किडनी की बात कर देते हैं। ये मुख्य उत्सर्जी यानी मेन उत्सर्जी अंग होता है मनुष्य का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला दिया है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है। तो ये किससे संबंधित होता है, तो मनुष्य में जो वृक्क होता है ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है, क्योंकि वृक्क का काम क्या होता है, उत्सर्जन करना होता है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मनुष्य में वृक्क जो एक तंत्र का भाग है वो किस तंत्र का है, तो बात करें हम उत्सर्जन तंत्र की, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ये जो तंत्र है ये उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। अगला है, वृक्क बना होता है। तो वृक्क जो बना होता है, वृक्क में लगभग जो है 8 से 12 लाख महीन, लंबे तथा कुंडलित नेफ्रॉन होते हैं। 8 से 12 लाख जो है क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। तो वृक्क की अगर बात करें हम तो वृक्क किससे बना होता है, तो वृक्क जो है नेफ्रॉन से बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो वृक्क जो है नेफ्रॉन से बना होता है। ये आपको परीक्षा से पहले जरूर देखिए और आपको ये बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे, बस देखते रहिए, सुनते रहिए। दिया है, बोमेन संपुट भाग होता है। बोमेन जो होता है, बोमेन संपुट भाग होता है वृक्क नलिकाओं का भाग है। बोमेन संपुट या इसी को हम मैलपीगी या प्लेनुमा संपुट भी कहते हैं। तो जो बोमेन संपुट होता है ये वृक्क नलिकाओं का भाग होता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, यानी वृक्क नलिका का भाग होता है। अगला है, यकृत संश्लेषित करता है। तो यकृत की बात करें, अगर यकृत के संश्लेषण की बात करें तो यकृत जो है यूरिया का संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण करता है, यूरिया का संश्लेषण कर, यह रुधिर में उपस्थित अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कर देता है। किसका, अमोनिया का जो है यूरिया में परिवर्तन कर देता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि यकृत जो है संश्लेषित करता है तो यूरिया को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। इस परिवहन जो है इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी हैं तो वो सभी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो में जरूर पूरा देखें, ये पेपर से पहले आपको ये बहुत काम आने वाली वीडियो है। दिया हुआ है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों यानी वेशमों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के अगर हृदय की बात करें तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 निलय और 2 अलिंद होते हैं। तो मनुष्य के जो कोष्ठ में जो है कितने, हृदय में 4 वेश्म होते हैं या 4 भाग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही है। मनुष्य का हृदय जो है इस तरीके का होता है और इसके में जो है 4, यानी कि 2 निलय और 2 अलिंद होते हैं। अगला है, पल्मोनरी सिरा खुलती है या रुधिर लाती है। तो पल्मोनरी सिरा की बात करें तो पल्मोनरी जो सिरा है वो जो खुलती है बाएं आलिंद में खुलती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। 2 पतली फुफ्फुसीय अथवा पल्मोनरी सिराएं बाएं आलिंद में खुलती हैं। ये फेफड़े से शुद्ध रुधिर लाती हैं। ये जो है फेफड़े से जो क्या करती हैं, ये शुद्ध रुधिर लेकर के आती हैं। ये शुद्ध रुधिर जो है फेफड़े से लेकर आती हैं। तो ये बाएं आलिंद में खुलती हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। अगला दिया रहा है कि फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है। तो फुफ्फुस धमनियों से जो है अशुद्ध रुधिर चला जाता है फेफड़ों में। कहाँ जाता है, फेफड़ों में, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही। जो फुफ्फुस धमनियां होती हैं हृदय से अशुद्ध रुधिर को शुद्धिकरण अथवा ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक लेके आती हैं। तो यहाँ तक कहाँ जाता है, फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर कहाँ जाता है, फेफड़ों में, और फेफड़ों से शुद्ध रुधिर होकर के वापस आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। अगला है, फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है, यानी कि इसका जो है फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है। तो आपके ऑप्शन दिए हैं बाएं अलिंद से, दाएं अलिंद से, बाएं निलय से या दाएं जो है निलय से।
तो अगर फेफड़ों में बात करें हम, तो फेफड़ों में बाएं निलय से जो है शुद्ध रुधिर आता है, बाएं निलय से जो है शुद्ध रुधिर आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा कौन सा, अगर हम देखें बाएं निलय, तो बाएं निलय कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाएं निलय। यानी फेफड़ों में जो शुद्ध रुधिर आता है वो बाएं निलय से आता है। अगला दिया हुआ है फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है कहाँ से, बाएं निलय से, ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट दे रहा है कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। तो जो शुद्ध रुधिर होता है उसको विभिन्न भागों में कौन लेकर जाता है, तो ये लेकर जाती है महाधमनी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही है। महाधमनी जो होती है वो शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है और साथ ही शरीर की कोशिकाओं में पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन और हार्मोन भी पहुंचाती है। तो ये शुद्ध रुधिर का जो काम होता है ले जाने का, वो कौन करता है, महाधमनी करती है। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही है। तो शुद्ध रुधिर को जो है महाधमनी लेकर के जाती है। अगला है दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाता है। तो दाएं निलय से जो बात करें, अगर हम दाएं निलय से अगर अशुद्ध रुधिर की बात करें, तो अशुद्ध रुधिर जो है दाएं निलय से आपके फेफड़ों में जाता है। कहाँ जाता है, फेफड़ों में जो है दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर फुफ्फुसी धमनियों द्वारा फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही है, ए सही है, यानी कि फेफड़ों में। कहाँ पे, फेफड़ों में। अगला है पादपों में जाइलम का कार्य होता है। तो जो पादप होते हैं उसमें जाइलम का कार्य जो होता है वो जल के संवहन के लिए होता है। आप याद रख सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं, जो जाइलम होता है इसका काम होता है जल का परिवहन करना, और जो फ्लोएम होता है उसका काम होता है खाद्य पदार्थों का परिवहन करना। तो जाइलम जल का करता है, फ्लोएम खाद्य पदार्थों का करता है। तो पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है, जल का संवहन करना। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है, जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और लाइक तो बिल्कुल करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए जो है इसी तरीके से बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के इम्पोर्टेंट्स वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगला है जल तथा खनिज लवणों को कौन सा ऊतक पादपों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, अभी ही इस चीज़ की बात हुई है कि जल तथा खनिज लवणों को कौन सा ऊतक पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो ये काम करता है जाइलम। क्यों, क्योंकि पेड़ से जो होता है जाइलम जो है नीचे से जल को ऊपर की ओर लेके जाता है, और जो बहुत खाद्य पदार्थ जो बनते हैं पत्तियों में वो फ्लोएम जो है नीचे की ओर लेकर आता है। तो पानी यानी जल और खनिज लवणों को जो संवहन करता है या जो लेके जाता है वो जाइलम करता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला दिया हुआ है फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो भोजन का जो स्थानांतरण होता है फ्लोएम के द्वारा, तो भोजन का स्थानांतरण किसके रूप में होता है, वो सुक्रोज यानी शर्करा के रूप में होता है। भोजन का जो होता है शर्करा के रूप में होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। तो फ्लोएम द्वारा जो है भोजन का स्थानांतरण होता है तो सुक्रोज के रूप में होता है, यानी कि शर्करा के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो अगर हम बात करें जीवों में विभिन्नताएं जो उत्पन्न होती हैं, तो ये होती हैं आपकी लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होती हैं। ये विभिन्नताएं भिन्न भिन्न गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण विकसित होती हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, यानी कि लैंगिक जनन के कारण जो है जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। बाकी सब गलत हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जीवों में विभिन्नताएं यानी डिफरेंस, विभिन्नताएं जो होती हैं वो लैंगिक जनन के कारण होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है। अगला है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ये जो होता है ये ईस्ट में होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला है मुकुलन पाया जाता है, ऑप्शन है प्लेनेरिया, हाइड्रा, लिशमानिया या फिर इन सभी में। तो मुकुलन जो होता है मुकुलन हाइड्रा में अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन द्वारा संपन्न होता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यानी मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में पाया जाता है। ऑप्शन इसका बी सही है। अगला दिया है पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है। तो पौधों में जो है कायिक प्रवर्धन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है तना। तो पौधों में जो है कायिक प्रवर्धन के लिए सबसे उपयोगी चीज़ क्या होती है, तना होती है। कायिक प्रवर्धन या तनों की जो है कलम के रूप में उनको
रोपित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। नेक्स्ट दिया है पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में क्या होता है, सीधी सी बात होती है कि पराग कोश में परागण होते हैं। ना तो बाह्यदल होता है, ना बीजांड होता है और ना ही अंडाशय। पराग कोश में परागण इकट्ठे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, पराग कोश में परागण होते हैं। तो चैनल में बिल्कुल से अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और शेयर लाइक जरूर कर दें। तो चलते हैं आगे। अगला दिया है लघु बीजाणु उत्पन्न होते हैं। लघु बीजाणु जो है किसमें उत्पन्न होते हैं, तो लघु बीजाणु की अगर हम बात कर लें तो लघु बीजाणु जो होते हैं ये पुंकेसर के पराग कोश में परागधानी में सूक्ष्म बीजाणु जनन द्वारा अंकुरित परागण या लघु बीजाणु के रूप में होते हैं। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन जो होता है सही हो जाएगा पराग कोश। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, लघु बीजाणु जो उत्पन्न होते हैं वो पराग कोश में उत्पन्न होते हैं। अगला है एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं। तो अगर हम बात करें पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को हम जो है क्या कहते हैं, तो इसको जो है वर्तिका कहा जाता है। क्या कहते हैं, वर्तिका। ऑप्शन नंबर बी सही है। जो स्त्री केसर या जायांग जो होते हैं पुष्प के मादा जन्नांग होते हैं, इसकी इकाई अंडप कहते हैं। जायांग के मध्य भाग पतला भाग वर्तिका कहलाता है। तो इसका जो है एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को हम क्या बोलते हैं, वर्तिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकांग तक का हस्तांतरण क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाता है आपका क्या ऑप्शन है आपके, परागण, अंडोत्सर्ग, निषेचन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक का हस्तांतरण जो कहलाता है वो परागण कहलाता है। क्या कहलाता है इसका, परागण कहलाता है। परागण जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपरागण, एक स्वपरागण होता है और एक होता है पर परागण होता है, एक पर परागण होता है। तो परागण कहलाता है। अगला है कीट परागण होता है। कीट परागण किस में होता है, तो कीट परागण जो होता है वो साल्विया में होता है। कीट परागण होता है साल्विया में, जबकि मक्का में वायु परागण होता है तथा वेल्सिनेरिया में जल परागण होता है। और साल्विया में क्या होता है, कीट परागण होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है। अगला है निषेचन के दौरान परागण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। तो निषेचन के दौरान जो पराग कण से निकलने वाली पराग नलिका होती है ये सामान्यतः जो है बीजांड में प्रवेश कर जाती है। किसमें, बीजांड द्वार से। किससे प्रवेश करती है, बीजांड द्वार से। यह जो है बीजांड द्वार से प्रवेश करके नर युग्मकों को मुक्त करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। क्या होता है कि बीजांड द्वार। अगला है पराग कण का जनन केंद्र नर युग्मक बनाता है। तो पराग कण का जो जनन केंद्र होता है नर में युग्मक बनाता है 2, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। आगे अगला देखते हैं पुष्पीय पादपों में निषेचन होता है। तो पुष्पीय पादपों में निषेचन होता है, ऑप्शन है बीजांड में, अंडाशय में, पराग नलिका में या भ्रूण कोश में। तो हम बात करें पुष्पीय पादपों में, पुष्पीय पादपों में जो निषेचन होता है वो भ्रूण कोश में होता है, यानी ऑप्शन इसका डी सही होता है। पुष्पीय पादपों में निषेचन जो है बीजांड के भ्रूण कोश में होता है। यह एक जो है थैलीनुमा संरचना होती है और इसमें एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिकाएं, 3 प्रतिवर्धी कोशिकाएं और एक द्वितीयक केंद्रक होता है। तो इस तरीके से इसका जो है कहाँ होता है, पुष्पीय पादपों में। जो भी पुष्पीय पादप हैं उनमें निषेचन भ्रूण कोश में होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है द्विनिषेचन पाया जाता है या फिर द्विनिषेचन विशेष लक्षण है। तो द्विनिषेचन जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, द्विनिषेचन जो होता है वो होता है आवृतबीजी पादपों में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो द्विनिषेचन जो पाया जाता है या द्विनिषेचन विशेष लक्षण होता है तो यह आवृतबीजी पादपों का या आवृतबीजी पौधों का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगला है द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले ऊतक का नाम क्या है। तो द्विनिषेचन में जो है क्रिया में त्रिक संलयन जो बनता है उसमें जो है त्रिक संलयन बनने के बाद जो है ऊतक का नाम भ्रूणपोष कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ए बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। अब अगला दिया है निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो हम बात करें निषेचन के बाद जो है पुष्प का कौन सा भाग बदल जाता है, पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय या बीजांड।
तो निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो फल में जो बदलता है वो बदलता है अंडाशय, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे दिया है जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो जाइगोट जो होता है, जाइगोट में यानी इसी को हम युग्मनज भी कहते हैं, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2x में जो है गुणसूत्रों की, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, x होती है। कितनी होती है, x होती है, यानी कि जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या x होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला है नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। तो नर जनन अंगों से जो संबंधित ग्रंथि होती है वो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। कौन सी होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि को जो है नर जनन अंग ग्रंथि कहा जाता है। इसमें जो है शुक्राणुओं का पोषण तथा उनके जीवित रखने में सहायता करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। नर जनन अंग की बात करें तो प्रोस्टेट ग्रंथि यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य नहीं करता है। तो हम बात करें, इनमें ऑप्शन दिए हैं लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण, शुक्राणुओं का उत्पादन और नियंत्रण, हड्डियों और पेशियों का विकास, शरीर वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन। तो जो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी है, हड्डियों और पेशियों का विकास टेस्टोस्टेरोन से हार्मोन का कार्य नहीं होता। बाकी ये तीनों कार्य जो है टेस्टो हार्मोन्स के होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी हड्डियों का विकास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का कार्य नहीं होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो अगर हम बात करें, ऑप्शन है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंबवाहिनी। तो निम्नलिखित से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये जो है शुक्रवाहिका नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। शुक्रवाहिका जो होता है वो नर जनन अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। जो शुक्रवाहिका होती हैं वो नर जनन अंग है, बाकी अंडाशय, ये मादा जनन तंत्र, गर्भाशय और डिंबवाहिनी, शुक्रवाहिका जो होती है वो नर जनन अंग है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया है। आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पादप का प्रयोग किया था। तो जो मेंडल थे उन्होंने जो है उद्यान मटर का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। इसका जो है वैज्ञानिक नाम होता है पाइशम सेटाइवम जो है उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम होता है। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो मटर का प्रयोग किया था, यानी उद्यान मटर का प्रयोग किया था, और इसका नाम हो जाता है पाइशम सेटाइवम। अगला दिए मटर के लंबे पादपों का क्रॉस बौने पादपों से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पादप प्राप्त होते हैं, तो द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पादप होंगे। तो जब द्वितीय पीढ़ी में जब प्राप्त करवाते हैं तो उसमें किस तरीके के पौधे मिलते हैं हमको देखने को, ये मिलते हैं लंबे तथा बौने पौधे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाता है। जब शुद्ध लंबे यानी कि टी और टी शुद्ध लंबे पौधों का शुद्ध बौने पौधे यानी टी और टी से जो है क्या करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है, तो प्रथम यानी F1 पीढ़ी में जो भी प्राप्त होते हैं वो सदैव लंबे पादप प्राप्त होते हैं। साथ ही इन पीढ़ी में जो है लंबे पादपों में स्वपरागण करके उन उत्पन्न बीजों को जब पुनः बोया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी यानी F2 में जो प्राप्त होते हैं वे जो है लंबे व बौने दोनों प्रकार के होते हैं, यानी लंबे और बौने दोनों प्रकार के प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाता है, लंबे और बौने दोनों प्राप्त होते हैं। अगला दिया है उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण क्या थे। तो जो उद्यान मटर था उसका अप्रभावी लक्षण जो निकले जब क्रॉस करवाया गया तो उसमें जो है झुर्रीदार बीज, इसके जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। झुर्रीदार बीजों की उपस्थिति उद्यान मटर का अप्रभावी लक्षण था, ये प्रभावी लक्षण नहीं था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, झुर्रीदार बीज। अगला दिया है विपरीत लक्षणों के जोड़ों को कहते हैं। तो विपरीत लक्षण जो होते हैं इनके जोड़ों को क्या कहा जाता है, तो इनको युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, यानी जो विपरीत लक्षण वाले जोड़े होते हैं उनको युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फ कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अगला दिया है एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है। तो एक जो संकर क्रॉस का जीन होता है यानी कि F2 पीढ़ी में जीनोटाइप या जीन प्रारूप ये होता है 1, 2 और 1 होता है। तो 1, 2 और 1 के हिसाब से ऑप्शन नंबर हो जाता है बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगला है
गुलाबी रंग के दो पुष्पों के बीच संकरण कराए जाने पर एक लाल रंग की, दो गुलाबी रंग की और एक सफेद रंग की संतति उत्पन्न होती है। इस संकरण का स्वरूप क्या होगा? तो अगर हम बात करें ये अपूर्ण प्रभाविता के कारण गुलाबी रंग के दो पुष्पों के बीच संकरण कराए जाने पर एक जो है लाल यानी एक रेड होता है और दो गुलाबी होते हैं, पिंक हो जाते हैं और एक वाइट होता है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर जो है बी, अपूर्ण प्रभाविता के कारण। जो गुलाबी रंग के दो पुष्पों के बीच संकरण कराए जाने पर एक लाल, दो गुलाबी, एक सफेद संतति उत्पन्न होती है, ये कारण होता है अपूर्ण अप्रभाविता के कारण जो है ये सब होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? तो ये जो प्रकट करता है आर यानी कि जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही है। अगला दिया है पुरुष लिंग में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो ये हो जाती है ऑप्शन नंबर वाई, यानी एक्स वाई होती है और स्त्री में एक्स और एक्स होते हैं, पुरुष में एक्स वाई पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही है। अगला है डीएनए में पाया जाता है, तो डीएनए में जो है केंद्रक द्रव पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगला दिया है गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं? तो गुणसूत्र की बात करें जो है ये डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये डीएनए और प्रोटीन्स दोनों से बने हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी क्योंकि ए और सी इसके दोनों सही है तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला है केवल प्रोटीन के बने होते हैं, तो केवल प्रोटीन के जो बने होते हैं प्रायोंश बने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, केवल प्रोटीन के बने होते हैं वो प्रायोंश होते हैं। अगला दिया है जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीन शब्द का प्रयोग सिर्फ जॉनसन ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, जीन शब्द का प्रयोग जॉनसन ने किया था। अगला है उत्परिवर्तन का कारण है, तो उत्परिवर्तन की बात करें जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष और गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन उत्परिवर्तन का कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर ये सारे सही हैं। ये जीन परिवर्तन है, जीव संघर्ष है, जीवन संघर्ष और गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला है डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, तो डार्विन के अनुसार जो है नई प्रजातियों की जो उत्पत्ति होती है वो प्राकृतिक वर्णवाद से होते हैं, ये डार्विन का सिद्धांत था। तो डार्विन के अनुसार जो नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है वो प्राकृतिक वर्णवाद से, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला दिया है डार्विन की सबसे बड़ी कमी क्या थी? तो बात करें जीवन संघर्ष की व्याख्या होना, ये सही था इसका। योग्यतम उत्तरजीविता की व्याख्या ये भी सही था। विभिन्नताओं के कारण व्याख्या न होना, ये ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। अगला है जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक हैं, तो जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक हैं डार्विन, ये ऑप्शन नंबर इसका सी है, यानी कि इन्होंने प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। समजात अंगों का उदाहरण क्या होता है? समजात अंग के लिए हाथी, मनुष्य के हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, मनुष्य के दांत, हाथी के दांत, आलू एवं घास ऊपरी भूस्थित, यानी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो ये जो समानता होती है वो जो है ये सबसे अधिक समानता होती है चीन के विद्यार्थी से। अगला है विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती कौन है? तो इससे सबसे निकटवर्ती होता है वो है चिंपैंजी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। विकास के दृष्टिकोण से मानव में सबसे अधिक निकटवर्ती जो है वो है चिंपैंजी। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। ये संपूर्ण बायोलॉजी के जो विकल्प हैं वो फिनिश हो चुके हैं।